अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जीके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप बुक देख लिए अपनी, ठीक है। तो सबसे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसका कंटेंट देखेंगे। तो कंटेंट ओपन करिए। कंटेंट में हमने पिछली बार भी आपको बताया था और उससे पहले ही बताया था, यानी पार्ट 5 जब पढ़ाया था और पार्ट 6 बताया था, दोनों में हमने बताया था हाफिली का सिलेबस। तो अब लास्ट हमारा पार्ट 6-7 जो रह गया इसमें ही बता देते हैं एक बार। आपको हमने पहले बताया था PA फर्स्ट का सिलेबस, जो आपने चैप्टर नंबर 1 to 14 यानी टेस्ट में जो आपने प्रिपरेशन की होगी, जिसकी तैयारी की होगी। अब ये 1 to 14 तक आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पर मैंने कट कर रखा है, मतलब ये 1 से लेकर 14 तक आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाले। एग्ज़ाम में कहाँ से आएंगे? चैप्टर नंबर 15 से लेकर चैप्टर नंबर 26 और एक यहाँ पर चैप्टर नंबर 27, यानी चैप्टर नंबर 27 तक आपको पढ़ना है, यूनियन टेरिटरीज़ तक। हाफिली एग्ज़ाम का यही सिलेबस है आपका। इसमें हमने 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया था, यानी पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 5 में हमने पढ़ा था चैप्टर 15, 16, 17 और 18, ये 4 चैप्टर पढ़े थे जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमने पार्ट नंबर 6 में पढ़ा था चैप्टर नंबर 19, 20, 21 और 22, ये भी 4 हमने पढ़े थे चैप्टर इसमें, किसमें? पार्ट नंबर 6 में। ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारा है पार्ट नंबर 7, लास्ट चैप्टर है, ये आज हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। लास्ट पार्ट है। इसमें कितने चैप्टर है हमारे? चैप्टर नंबर 22, 23 चैप्टर नंबर 23, 24, 25, 26 और एक यहाँ पर 27, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे? 1, 2, 3, 4 एंड वहाँ पर एक ऊपर 5। हमें 5 चैप्टर हमारे लास्ट रह गए हैं पार्ट नंबर 7 में, ये हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हमारा जो हाफिली का सिलेबस है, यानी पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, ये तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे और सिर्फ आपको यही चैप्टर पढ़ने हैं, ये ऊपर वाले नहीं पढ़ने। कहाँ से पढ़ने? चैप्टर 15 से लेकर चैप्टर 27 तक। कहाँ पर? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये पूरे 26 तक। और उसके बाद एक यहाँ पर हमारा हाफिली कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 7, चैप्टर नंबर 23 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंडियन सोब्रिकेट्स 29, ठीक है। सोब्रिके हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मगर अभी इंडियन सोब्रिके की बात कर रहे हैं। पेज नंबर 29 ओपन कर लिए, स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 29, इंडियन सोब्रिके पार्ट नंबर 7 लिखेंगे यहाँ पर। इससे पहले हम यहाँ पर पार्ट नंबर 6 कंप्लीट किया था इस जगह। डेट किस दिन की मेंशन करेंगे यहाँ पर? डेट हमेशा की तरह उसी दिन की मेंशन करेंगे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी, उस दिन की। इंडियन सोब्रिके मैंने बताया था, ठीक है, क्या होता है। तो ये सोब्रिकेट्स लिखा है, मगर इसे क्या पढ़ते हैं? सोब्रिके कहते हैं कुछ स्पेशल नेम देना किसी को, ठीक है। जैसे हम लोग को निक नेम मिलते हैं घर पे, ठीक है, अलग अलग निक नेम से बुलाया जाता है। स्कूल का नाम अलग है, घर पे प्यार से अलग, माँ बाप, बड़े भाई बहन अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो ऐसे ही इंडियन सोब्रिके अलग अलग कंट्रीज़ में जगहों के नाम दिए जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं सोब्रिके, स्पेशल नेम देना। तो इंडियन सोब्रिके के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया के अंदर कुछ स्पेशल नेम्स हैं सिटीज़ के, ठीक है। नेम दीज सिटीज़ दैट हैव पजेस फॉलोइंग सोब्रिके। अब ये कह रहे हैं कुछ सिटीज़ के आपके यहाँ पर फोटो दिए हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है, जो मतलब उनके सोब्रिके लिखे हुए हैं। आप सोब्रिके देखकर, सोब्रिके पढ़कर, ये सोब्रिके हैं ये सब, मतलब स्पेशल नेम है इन्हें जो दिए गए हैं। अब कौन सा स्पेशल नेम किसे दिया गया है, उस सिटी का आपका नाम लिखना है आपको। क्वीन ऑफ हिल के नाम से किसे जाना जाता है इंडिया के अंदर? मसूरी है, ये मसूरी लिखा है, मगर क्या पढ़ते हैं इसे? मसूरी, ठीक है। क्वीन ऑफ हिल के नाम से किसे जाना जाता है इंडिया के अंदर? तो एक मिनट, अब दिख रहा होगा आपको साफ। क्वीन ऑफ हिल के नाम से किसे जाना जाता है? मसूरी को जाना जाता है, ठीक है। क्वीन ऑफ हिल के नाम से किसे जाना जाता है? मसूरी को। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? मसूरी, MUSSORIE, किसे? एक मिनट और क्लियर करते हैं। MUSSORIE, मसूरी, MUSSORIE, मसूरी, ठीक है। क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जानते हैं इसे हम, मसूरी को। फिर नेक्स्ट है हमारा दूसरा, अबॉर्ड ऑफ क्लाउड। क्लाउड का अबॉर्ड मतलब क्लाउड का घर, बर्फ, बादलों का घर। तो मेघालय जो जगह है, मेघालय, उससे हम किस नाम से आते हैं? अबॉर्ड ऑफ क्लाउड के नाम से, ठीक है। ये सब इसके सोब्रिके हैं। फिर लैंड ऑफ कोकोनट, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, केरला को किस नाम से जाना जाता है? कोकोनट की ज़मीन के नाम से। यहाँ पर आपको पता होगा कोकोनट बहुत ज़्यादा यहाँ पर उगता है, कोकोनट की बहुत ज़्यादा पैदावार होती है, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ कोकोनट के नाम से। आप अपनी बुक में देखकर अगर साथ साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इसमें कुछ वर्ड जैसे ब्लर हो जाते हैं, तो आप अपनी बुक में देख लिया करिए। फिर है हमारा इलेक्ट्रिकल कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया का इलेक्ट्रिकल कैपिटल किस नाम से जाना जाता है? ठीक है,
मतलब किसे इलेक्ट्रिकल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो कहा जाता है बेंगलुरु को। किसे? बेंगलुरु यानी बेंगलोर। तो बेंगलुरु कैसे लिखते हैं? BENGALURU, बेंगलुरु। ठीक है। उसके बाद दूसरा है, फिफ्थ है हमारा राइस बाउल ऑफ इंडिया। इंडिया का राइस बाउल ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा जहाँ पर चावल की खेती होती है उसे इंडिया का राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इंडिया का राइस बाउल माना जाता है। यहाँ पर चावल की बहुत ज़्यादा खेती होती है। ठीक है, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यहीं पर राइस उगता है, यहीं पर राइस प्रोड्यूस किया जाता है। इसका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। ग्रेनरी ऑफ इंडिया, पंजाब। पंजाब एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रेन उगाया जाता है, मतलब फसल बहुत अच्छी होती है यहाँ पर, तो इसे हम ग्रेनरी ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनरी ऑफ इंडिया। किसे कहा जाता है ग्रेनरी ऑफ इंडिया? पंजाब को कहा जाता है। तो ये सब इसके निक नेम मिले हैं, कुछ स्पेशल नेम मिले हैं, किसी खूबी को, कुछ स्पेशल कैरेक्टर को कुछ देख कर ये नाम दिए जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं उन्हें? सॉब्रिके। सिटी ऑफ स्पिरिचुअल लाइट, स्पिरिचुअल लाइट की सिटी को सिटी ऑफ स्पिरिचुअल लाइट किसे कहा जाता है? तो वाराणसी जो जगह है, VARANASI, वाराणसी। वाराणसी क्या है? सिटी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ के नाम, लाइट के नाम से इसे जाना जाता है। क्या नाम है? वाराणसी। ठीक है। फिर है वेनाइस ऑफ इंडिया। वेनाइस ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? अलप्पुझा। क्या नाम है इसका? अलप्पुझा। ये सिटी का नाम है अलप्पुझा। आपको ये पिक्चर देखने को मिल जाएगी अगर आप इंटरनेट पे इसे सर्च करते हैं। ठीक है, वेनाइस ऑफ इंडिया लिख के सर्च करिए, अलप्पुझा सर्च करिए। फिर आया हमारा बॉस्टन ऑफ इंडिया, अहमदाबाद। अहमदाबाद को बॉस्टन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इंडिया का बॉस्टन। ठीक है। फिर आया हमारा गार्डन सिटी। गार्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? मैसूर। ठीक है, मैसूर। गार्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? मैसूर, MYSORE, मैसूर। ठीक है। फिर है हमारा गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी को गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? कांचीपुरम, KANCHIPURAM। कांचीपुरम को गोल्डन सिटी के नाम से, सोने का शहर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सोने के शहर के नाम से। गोल्डन मतलब सोना, सोना वाला सोना नहीं कि सो जाओ, सोना। ठीक है, यानी चांदी सोना वाला। उसके बाद लास्ट है हमारा 7 सिस्टर स्टेट्स, 7 बहनों वाली स्टेट। 7 स्टेट हैं जिन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आते हैं, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में, यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर ईस्ट है, तो इन दोनों के बीच में जो स्टेट हैं, 7 स्टेट ऐसे हैं जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। अब वो 7 सिस्टर कौन कौन सी हैं, मतलब उन स्टेट के नाम बताने होंगे हमें, तो वो कहाँ पर हैं? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। उनका नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। देखिए 7 है ये, 1 2 3 4 5। अरुणाचल प्रदेश 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 ऐसे स्टेट हैं जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहाँ पर है ये? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, इंडिया के नॉर्थ और ईस्ट वाले पार्ट में। यहाँ नॉर्थ है, यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है, यहाँ साउथ है। तो नॉर्थ और ईस्ट वाला, इसके बीच का हिस्सा ये भी तो है हमारा, ये तो बीच वाला नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर साउथ ईस्ट, यहाँ पर साउथ वेस्ट, ऐसे ही। तो ये हमारा कौन कौन सी सिटीज़ हैं इसमें? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। ठीक है, और ये आपके थोड़े से यहाँ पर लाइट पड़ रही है तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाले दोबारा। पहला क्या है हमारा? मसूरी, MUSSORIE, मसूरी। उसके बाद इसमें ये है बेंगलुरु, BENGALURU, बेंगलुरु। ये है हमारा वाराणसी, और ये हमारा मैसूर, मैसूर जिसे पढ़ते हैं, गार्डन सिटी के नाम से माना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। इस पेज नंबर 29 है ये, पेज नंबर 30 ओपन कर लिए। पायनियर ऑफ वुमेन, पायनियर वुमेन। पायनियर वुमेन ये क्या है? अब तो पायनियर उन्हें कहते हैं कोई भी ऐसा समवन, ऐसा कोई भी जो कि पहली बार जिसने किसी फील्ड में मार्ग दिखाया हो, यानी रास्ता दिखाया हो, किसी फील्ड में पहली बार काम किया हो, तो ये पायनियर वुमेन हैं। ये पहली बार इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए थे, फिर इनसे लोग भाग इन्हें देख कर इन्हें फिर फॉलो करने लगे। जैसे यहाँ पर है, दीज इंडियन वुमेन डिफाइड स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स एंड थ्रू देयर करेज एंड
हार्ड वर्क, बिकम द पायोनियर वुमेन टू एंटर देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। अब ये बता रहे हैं ये जो इंडियन वुमेन्स हैं इन्होंने अपने स्टीरियोटिपिकल जेंडर, मतलब ये जो फीमेल हैं, इंडिया में आप लोगों को पता ही है पहले फीमेल को बिल्कुल कम समझा जाता था और ना पढ़ाने, पहले पढ़ाते भी नहीं थे, एजुकेशन भी बहुत कम थी, घर में रखा जाता था। तो ये सारी जेंडर रोल्स, स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स जो है इसे हटाते हुए, मतलब एंड थ्रो देयर करेज, और अपना साहस दिखाते हुए, एंड हार्ड वर्क, और अपनी मेहनत के साथ, बिकम द पायनियर वुमेन टू एंटर देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, ये पायनियर वुमेन बनी और अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में एंटर हुई, मतलब जिसमें इन्हें चाह थी उसमें अपनी हिम्मत और साहस के साथ इन्होंने अपनी मेहनत के साथ काम किया और उसमें सिलेक्ट हो गई और इस फील्ड में उन्होंने एंटर किया। अब जैसे यहाँ पर है पहला, यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट एम्बेसडर, पहली एम्बेसडर जो बनी थी वुमेन, उनका नाम क्या है? सीबी मुथम्मा। ये कौन है? ये इंडिया की हैं सारे, ठीक है, ये सारी वुमेन्स जिनके मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये सब वुमेन्स इंडिया की हैं। ये पहली एम्बेसडर थी। कौन थी? पहली एम्बेसडर थी। क्या नाम है इनका? सीबी मुथम्मा। दूसरी हैं फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनी थी, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी। इनका नाम क्या है? जस्टिस एम फातिमा बीवी, ठीक है, जस्टिस एम फातिमा बीवी। फिर हैं कैबिनेट मिनिस्टर, ये कैबिनेट मिनिस्टर रह चुकी हैं, इनका नाम है राजकुमारी अमृत कौर। क्या नाम है इनका? राजकुमारी अमृत कौर। लोकोमोटिव ड्राइवर रह चुकी हैं ये, इनका नाम क्या है? सुरेखा यादव। मतलब इन्हें देखकर बाकी औरतों को सीख लेनी चाहिए, ये पहली ऐसी औरतें थीं जिन्होंने इस फील्ड में काम किया और दूसरी औरतों के लिए सीख बनी कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये वुमेन है तो कोई काम नहीं कर सकती, ये फीमेल है तो कोई काम नहीं कर सकती, ठीक है। इन्होंने सारी परेशानियों को झेलते हुए अपनी मेहनत के साथ, साहस के साथ, लगन के साथ काम किया और इसमें अपनी फील्ड को हासिल भी किया। फर्स्ट टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, ये पहली एक ऐसी औरत थी जो मतलब सबसे पहले भी और 2 बार, इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है, मतलब माउंट एवरेस्ट पे पहुंची हैं, ये माउंट एवरेस्ट चढ़ी हैं। इनका नाम क्या है? संतोष यादव। फर्स्ट टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, अब ये इंग्लिश चैनल के अक्रॉस इन्होंने स्विमिंग की है, मतलब ये इंग्लिश चैनल काफ़ी बड़ा है, उसके अक्रॉस पूरा इन्होंने पार किया है, इन्होंने तैरा है इनका नाम क्या है? आरती साहा। फिर हैं फर्स्ट स्पेस साइंटिस्ट, ये पहली स्पेस साइंटिस्ट रही हैं, वुमेन फर्स्ट स्पेस साइंटिस्ट, ठीक है, इंडिया के अंदर की बात हो रही है। इनका नाम क्या है? सुनीता रानी, ये पहली फर्स्ट स्पेस साइंटिस्ट हैं, ठीक है। फॉरेन सेक्रेटरी, ये फॉरेन सेक्रेटरी रह चुकी हैं, इनका नाम क्या है? चोकिला लेयर। फिर हैं फर्स्ट यूएनओ जनरल सेक्रेटरी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की पहली जनरल सेक्रेटरी रही हैं। क्या नाम है इनका? विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, VIJAYA विजया लिखा है मगर विजय पढ़ते हैं, विजय लक्ष्मी पंडित। फिर आए हमारे फेमस गार्डन्स, इंडिया के फेमस गार्डन्स के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर टॉप पर क्या लिखेंगे आप? पार्ट 7, इधर भी ऐसे ही पार्ट 7 लिखना है हमें, और डेट तो आपको पता ही होनी चाहिए कौन सी लिखेंगे, डेट तो वही लिखेंगे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की, ठीक है। यहाँ पर भी वही सेम डेट, यहाँ पर भी पार्ट 7। फेमस गार्डन्स, अब इंडिया के कुछ फेमस गार्डन्स के बारे में बात करेंगे हम। दीज इंडियन गार्डन्स हैव हिस्टोरिकल एंड लिटरेरी एविडेंसेज, ये कह रहे हैं ये जो गार्डन्स हैं ये लिखे हुए और हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो इनके एविडेंसेस, इनके सुराग, या इन्हें देखा भी जा सकता है काफ़ी जगह पर, या हिस्ट्री में इनके बारे में बात भी की गई है कि ये गार्डन इन्होंने बनवाया था, ये गार्डन इन्होंने, मतलब इनकी डिटेल सारी आपको देखने को मिल जाएगी। However, some of them may not survive them, और कुछ उसमें से बचे नहीं, मतलब ज़िंदा नहीं रहे, सर्वाइव नहीं कर पाए, ख़त्म हो गए। रीड द क्लूज विद पिक्चर एंड नेम द गार्डन, अब यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई हैं और उनके क्लूज दी हुए हैं, ठीक है, कुछ हिंट दी हुई है। अब उस गार्डन्स के आपको नाम बताने हैं। पहला क्या है यहाँ पर? फर्स्ट देखिए, यहाँ पर पिक्चर आपको दिख रही है और यहाँ पर इनके बारे में बताया है कि इस गार्डन के बारे में। द एम्परर जहांगीर हिज वाइफ नूरजहां प्लांट दिस ब्यूटीफुल गार्डन ऑन द बैंक ऑफ द लेक इन श्रीनगर, जो एम्परर, जो राजा जहांगीर थे और उनकी वाइफ, उनकी बीवी जो थी नूरजहां, उन दोनों ने ये प्लान किया था इस ब्यूटीफुल गार्डन को, कहाँ पर? दल लेक जो है श्रीनगर में, ठीक है, दल लेक जो है उसके बैंक पे, उसके किनारे पे इन्होंने ये
क्या किया था, प्लान किया था, ये बनवाने की कही थी नूरजहां और जहांगीर ने। इन दोनों ने मिलकर ये प्लान किया था कि यहाँ पर हम डल लेक के किनारे श्रीनगर में डल लेक के बैंक पे हम ये बनवाएंगे। इस बाग का नाम क्या है, शालीमार बाग, SHALIMAR, शालीमार बाग। फिर आया हमारा स्प्रेड ओवर 30 एकर्स, मोर देन 1600 वेराइटीज़ ऑफ रोजेज़, सिचुएटेड इन चंडीगढ़ इज़ कंसिडर्ड टू बी एशियाज़ लार्जेस्ट गार्डन। ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा गार्डन माना जाता है। मतलब एशिया के अंदर, हमारा जो कॉन्टिनेंट एशिया है उसके अंदर ये सबसे बड़ा गार्डन है। मतलब पूरे इंडिया और एशिया के अंदर जितने भी हमारे कंट्रीज़ हैं उन सभी को मिलाकर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा गार्डन हमारे इंडिया के अंदर कहाँ पर है, ये चंडीगढ़ में। और ये कहा जाता है ये 30 एकड़ तक फैला हुआ है। 30 एकड़ तक ज़मीन जो है सिर्फ इसी गार्डन से घिरी हुई है। इसमें 1600 से ज़्यादा अलग अलग तरह के गुलाब हैं इसमें, और इसका नाम क्या है, रोज़ गार्डन। ठीक है, इसमें 1600 वैराइटीज़ ऑफ रोजेज़ मिल जाएंगे। 1600 तरह के गुलाब मिल जाएंगे आपको इसमें देखने के लिए। मतलब देखेंगे आप इसमें तो 1600 से भी ज़्यादा, 600 के करीब, मतलब उससे ज़्यादा और तरह के आपको क्या मिलेंगे, इसमें गुलाब मिल जाएंगे, रोजेज़ मिल जाएंगे। और इसका नाम क्या है, रोज़ गार्डन। ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है। इससे बड़ा गार्डन अब तक एशिया में कहीं बनाया ही नहीं गया। फिर आया हमारा द गार्डन टाउन, ये थर्ड है। ठीक है, दिस गार्डन टाउन नियर द भारतपुर बर्ड सेंचुरी। ये गार्डन टाउन जो है, मतलब ये गार्डन टाउन है पूरा, इसका नाम ही है ये गार्डन टाउन। ठीक है, नियर द भारतपुर सेंचुरी इज़ वेरी वेल नोन फॉर इट्स वाटर पैलेसेस एंड माउंटेन्स। ये जो गार्डन टाउन है ये कहाँ पर है, भारतपुर सेंचुरी आपने सुना होगा। ठीक है, भारतपुर सेंचुरी आपने सुना होगा, भारतपुर बर्ड सेंचुरी कई बार सुना होगा। तो भारतपुर बर्ड सेंचुरी के पास ही है ये। और ये किस नाम से, मतलब किस चीज़ से जाना जाता है, इज़ वेरी वेल नोन फॉर इट्स वाटर पैलेसेस एंड फाउंटेन। इसके वाटर पैलेसेस और फाउंटेन, फुव्वारों और वाटर पानी के किलों के पैलेसेस, जगहों की वजह से बहुत ज़्यादा ये मशहूर है। इसका नाम क्या है, दीग पैलेस। क्या नाम है, दीग पैलेस। फिर नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, सर एडविन लुटेंस, सर एडविन लुटेंस या लुटियंस। ठीक है, ऐसे वैसे लुटेंस पढ़ेंगे। सर एडविन लुटेंस डिज़ाइन दिस गार्डन इन राष्ट्रपति भवन। ये सर एडविन लुटेन ने राष्ट्रपति भवन में ये गार्डन डिज़ाइन किया था, मतलब किया। इज़ आ ब्यूटीफुल 20th सेंचुरी एडेप्टेशन ऑफ मुगल टेस्ट। और ये ब्यूटीफुल एक खूबसूरत 20वीं सेंचुरी का क्या है, मुगल टेस्ट, मतलब मुगल ने अडॉप्ट किया था, एडेप्टेशन है। ठीक है, 20वीं सेंचुरी में बनाया गया था ये। इसका नाम क्या है, मुगल गार्डन। ये मुगल गार्डन के नाम से पड़ा। क्या नाम है इसका, मुगल गार्डन। और कहाँ पर बनाया गया, राष्ट्रपति भवन में बनाया गया था। किसने बनाया, सर एडविन लुटियन ने। उसके बाद थर्ड है यहाँ, फिफ्थ है हमारा, दिस गार्डन वॉज डिज़ाइन बाय एम्परर औरंगज़ेब। ये राजा औरंगज़ेब ने बनवाया था। इट हैज़ नाउ अ ज़ू। अब इसे ज़ू बना दिया गया है। अ प्लांट नर्सरी, एक नर्सरी बना दिया गया है जहाँ पर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। अ जापानीज़ गार्डन एंड पिकनिक लॉन्स, और एक जापानीज़ गार्डन और पिकनिक लॉन्स बना दिया गया है। पहले क्या था, ये एक गार्डन था, और अब ये ज़ू और नर्सरी और जापानीज़ गार्डन और पिकनिक लॉन के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम क्या है, पिंजौर गार्डन। क्या नाम है इसका, पिंजौर गार्डन। फिर सिक्स्थ है हमारा, दिस मुगल गार्डन इन कश्मीर इज़ क्रिएटेड बाय शाहजहाँ एंड टेक्स इट्स नेम फ्रॉम माउंटेन स्प्रिंग दैट वाटर्स इट। ये जो है मुगल गार्डन है, ये मुगल जो किंग थे, उन्हीं मुगल किंग में से किसी एक ने बनाया। किसने, शाहजहाँ ने। ठीक है, शाहजहाँ जो है मुगल किंग थे, और इन्होंने ही बनवाया था, ये कश्मीर में बनवाया था। और इसका नाम पड़ा चश्मा शाही। चश्मा शाही क्यों नाम पड़ा, क्योंकि एक फाउंटेन, एक फुवारा जिसे कहते हैं हम फाउंटेन, ठीक है, माउंटेन स्प्रिंग, सॉरी नॉट फाउंटेन, नेम फ्रॉम माउंटेन स्प्रिंग। माउंटेन स्प्रिंग मतलब कहते हैं पानी से, पहाड़ों से जो स्प्रिंग गिरता है, ठीक है, झरना, दैट वाटर से, जो इसे पूरी तरह से वाटर करता है, मतलब पानी इसमें, उसी पहाड़ से जो स्प्रिंग गिर रहा होता है उसी से पानी इसमें पूरे में आता है। तो उसी के नाम से इसका नाम पड़ा चश्मा शाही। ठीक है, चश्मा वैसे तो कहते हैं पानी जब निकलता है तो पानी फूट के निकलना या पानी के फुहारे को उसे चश्मे ही कहा जाता है, और शाही मतलब शाही। ठीक है, फिर नेक्स्ट आया हमारा नोबेल लॉरेट्स फ्रॉम इंडिया। अब ये क्या है भाई, सम नोबेल प्राइज़ विनर। अब ये कुछ नोबेल प्राइज़ विनर हैं इंडिया से जो जीते हैं,
who are related to India along with the detail of the achievement are given below, identify them and write their name। ये कह रहे हैं कुछ नोबेल्स और उनकी डिटेल बारे में लिखा हुआ है, उनके मतलब उनके फ़ोटोज़ दिए हैं आपको और उनके कुछ डिटेल्स दी हुई हैं कि उन्होंने कैसे कहाँ, मतलब थोड़ी बहुत उनकी जानकारी दी है, आपको उसे देखना है, उनके बारे में लिखना है। ही इज़ द ऑथर ऑफ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। अब ये सुन के तो आपको याद ही आ गया होगा इनका नाम, ये हमारे नेशनल एंथम लिखने वाले हैं, क्या नाम है इनका, रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्होंने बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा है। ठीक है, अ ग्रेट पोएट एंड अ फिलोसोफर, ये एक बड़े पोएट, काफ़ी बड़े नामी गिरामी पोएट रहे हैं और फिलोसोफर रहे हैं। एंड ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, और ये पहले एक ऐसे इंडियन थे जिन्हें, सबसे पहले इंडियन थे जिन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था। लिटरेचर में, अब लिटरेचर ये मत समझिएगा सिर्फ इंग्लिश, लिटरेचर इंग्लिश भी होती है। ठीक है, लिटरेचर हमारी जो है हिंदी में अगर देखा जाए तो, अगर देखा जाए तो ये जो हैं सबसे पहले ऐसे थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। कब मिला था? 1913 में। ठीक है, लिटरेचर के अंदर क्या नाम है इनका? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें तो आपको इनका नाम तो मालूम ही होना चाहिए क्योंकि इन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा है और बांग्लादेश का भी इन्होंने नेशनल एंथम लिखा है। फिर क्या है सेकंड, रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी मेडिसिन कोड। इन्होंने फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन कोड होते हैं एक, उसमें नोबेल प्राइज़ मिला था इन्हें। सिंथेसाइज फर्स्ट होली आर्टिफिशियल जीन, और इन्होंने पहला होली आर्टिफिशियल जीन सिंथेसाइज किया था, इस वजह से इन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। और नोबेल प्राइज़ किस वजह से मिला था? फिजियोलॉजी में, और इनका ये काम बताया है कि ही सिंथेसाइज फर्स्ट होली आर्टिफिशियली जीन। उसके बाद इनका नाम क्या है? हर गोबिंद खुराना। क्या नाम है? हर गोबिंद खुराना, HARGOBIND, हर गोबिंद खुराना। फिर आते हैं थर्ड, इनकी शक्ल देख के, इनके फ़ोटो देख के आपको इनका नाम याद आ गया होगा। रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन 1979, इन्हें 1979 में ये नोबेल प्राइज़ मिला था। इस्टेब्लिश द निर्मल हरिडे ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने निर्मल हरिडे ऑर्गेनाइजेशन बनाया। सेट अप मैनी होम्स फॉर द पुअर एस्टेब्लिश, और इन्होंने पुअर एस्टेब्लिश मिशनरी ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी कोलकाता में काफ़ी घरों को इन्होंने क्या कर दिया? मिशनरीज़ के लिए दे दिया, मतलब चैरिटी में दे दिया, दान में दे दिया, दान के लिए सेट कर दिया। ठीक है, आपने इनके सुना होगा मदर टेरेसा, इनका नाम क्या है? मदर टेरेसा। इन्होंने जो अनाथ बच्चे थे उन्हें पालना शुरू किया। ठीक है, रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स इन 1930, और ये कौन है? इनका नाम तो आपको याद ही होना चाहिए, CV रामन। ये थे इंडिया के हैं, इंडिया के थे मतलब अब तो गुजर गए। ये एक ऐसे थे जिन्हें फिज़िक्स में 1930 में, शक्ल देख के इंसान को नहीं पहचानना चाहिए, देखिए आप इन्हें, ये इतने सिंपल वे में ड्रेस हैं और ये इन्हें फिज़िक्स में मिला था नोबेल प्राइज़। ठीक है, हिज रिसर्च इज़ नोन एज रमन इफेक्ट, और इन्होंने जो रिसर्च की थी फिज़िक्स में उसका नाम क्या है? रमन इफेक्ट। ठीक है, इन्हें किस में मिला था नोबेल प्राइज़? फिज़िक्स में मिला था 1930 में। सबसे पहले हमारे नोबेल प्राइज़ विनर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अभी हमने बताया ना, सबसे पहले थे ये इंडिया के अंदर लिटरेचर में। उसके बाद ये है हमारे फिफ्थ, रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन 1998 इन इकोनॉमिक्स। इन्हें इकोनॉमिक्स में 1998 के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला था। मेड रिसर्च इनटू द कॉजेज ऑफ फेमाइन एंड पॉवर्टी, और इन्होंने किस पर रिसर्च की थी? कॉजेज ऑफ फेमाइन एंड पॉवर्टी। ठीक है, जो तबाही फेमाइन जो आती है उस पर रिसर्च की थी, और पॉवर्टी यानी गरीबी पर, पॉवर्टी कहती हैं गरीबी पर इन्होंने रिसर्च की थी कि मतलब ये क्या रीज़न है, कैसे हो रहा है। इसमें अब तो सर्वे लगातार चलता रहता है। ठीक है, कि कौन सा देश किस हिसाब से पॉवर्टी लेवल क्या है, उस देश के अंदर कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा पॉवर्टी लेवल में है, और कौन सा डेवलप कंट्री है, कौन सा डेवलप स्टेट है। इस तरह से अब तो चलता ही रहता है, मगर इन्होंने रिसर्च की थी जिसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1998 में इकोनॉमिक्स में। इनका नाम क्या है? अमर्त्य सेन। ठीक है, क्या नाम है इनका? अमर्त्य सेन। फिर सिक्स है द डायरेक्टर जनरल ऑफ द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली। ये क्या है? ये डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं इन द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के। ठीक है, इंस्टीट्यूट मतलब कॉलेज। ठीक है, इन न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर जो है। और को रेसिपिएंट ऑफ नोबेल पीस प्राइज़ इन 2007 अलॉन्ग विद फॉर्मर US वाइस प्रेसिडेंट अल गोर। ये फॉर्मर US प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं अल गोर में, अल गोर। ठीक है, फॉर्मर VP रह चुके हैं, मतलब वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और उसके साथ साथ इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ 2007 में मिला था। ठीक है, इनका नाम क्या है? पचौरी, PACHAURI, मतलब जब इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला और साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट भी बने। कहाँ के? US वाइस प्रेसिडेंट रहे ये। ठीक है, और हैं इंडियन। फिर नेक्स्ट है हमारा लास्ट,
यूनियन टेरिटरीज, उसके बाद हमारा ये हाफ ईयरली का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 7 आपने यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में एसएसटी में पढ़ा होगा, यूनियन टेरिटरीज़ हमारी क्या हैं और क्या होती हैं। तो बस क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं इसके। मैच दीज यूनियन टेरिटरीज़ विद देयर फेमस लैंडमार्क। अब ये कुछ यूनियन टेरिटरीज़ दी हुई हैं, उनके कुछ फेमस लैंडमार्क्स ज़मीन हैं, मतलब उनके बारे में कुछ फेमस लैंडमार्क्स दी हुई हैं। अब उससे हमें मैच करना है। पहला क्या है, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप उजरा मॉस्क, लक्षद्वीप में क्या है, उजरा मॉस्क बहुत ज़्यादा फेमस है, लक्षद्वीप के अंदर है ये उजरा मॉस्क। मॉस्क मतलब मस्जिद, ठीक है, इससे मिला दिए फर्स्ट से। फिर पुडुचेरी, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारे यूनियन टेरिटरीज़ हैं और उनकी कुछ खास जगहों से हमें मिलाना है। तो लक्षद्वीप में हमारी एक है उजरा मॉस्क, ये बहुत ज़्यादा मशहूर मस्जिद है। फिर आया हमारा सेकंड पुडुचेरी। तो पुडुचेरी में क्या है, एरोबिंदु आश्रम और रोलैंड पब्लिक लाइब्रेरी, ये एक पब्लिक लाइब्रेरी है और ये एक आश्रम है। ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, फेमस है पुडुचेरी की, इसलिए इन्होंने इसका नाम दिया है, तो इससे मिला दिए। फिर चंडीगढ़, चंडीगढ़ का क्या फेमस चीज़ है, चंडीगढ़ में है रॉक गार्डन, इंटरनेशनल डॉल्स म्यूज़ियम, और आई थिंक ये रॉक गार्डन नहीं होना चाहिए, रोज़ गार्डन होना चाहिए। चंडीगढ़ में हमने अभी पढ़ा था, पीछे भी पढ़ा है, अभी रोज़ गार्डन चंडीगढ़ में है सबसे बड़ा, ठीक है, जो भी है, मगर इससे इंटरनेशनल डॉल्स म्यूज़ियम, इंटरनेशनल डॉल्स म्यूज़ियम यहाँ पर है, इंटरनेशनल डॉल्स म्यूज़ियम, अलग अलग तरह की यहाँ पर डॉल्स देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। तो चंडीगढ़ थर्ड को इससे मिला दिए डी से। फिर आया हमारा दमन एंड दीव। तो दमन एंड दीव में क्या ऐसी फेमस चीज़ है, कैथेड्रल चर्च ऑफ बोम्स जेसस का एक चर्च है वहाँ पर, ठीक है, जहाँ चर्च तो आप जानते होंगे जहाँ पर क्रिश्चियन अपनी प्रेयर करते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए फोर्थ। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये किस चीज़ के लिए फेमस है, बैरन आइलैंड, इसे बैरन आइलैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, किस नाम से, बैरन आइलैंड। मतलब यहाँ की जो फेमस लैंडमार्क है, इसका क्या है, मतलब जो यहाँ पर फेमस जगह है उसका क्या नाम है, बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड यहाँ पर बहुत फेमस प्लेस है। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द कैपिटल विद इस यूनियन टेरिटरीज। अब यहाँ पर आपको कैपिटल दी हुई है, उसकी यूनियन टेरिटरीज से आपको मिलाना है। पहला है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर की यूनियन टेरिटरी क्या होगी, तो पोर्ट ब्लेयर की है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, या आप ये कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, इसकी कैपिटल क्या होगी, इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। फिर है दमन। तो दमन की क्या है, दमन एंड दीव हमारा एफ, ठीक है, इस पर 2 लिख लिए। फिर सिलवासा, सिलवासा ये दादरा एंड नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली, ये सब हमारे क्या हैं, यूनियन टेरिटरीज़ के नाम हैं, ठीक है। दादरा एंड नगर हवेली का क्या है, कैपिटल सिलवासा। फिर आया चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ का क्या है, फोर्थ, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही है, ठीक है, इसकी कैपिटल और यूनियन टेरिटरीज ये चंडीगढ़ ही है। फिर है कावरती। कावरती किस इस यूनियन टेरिटरी की कैपिटल है, तो ये हमारी किसकी है, ये है हमारी लक्षद्वीप आइलैंड की। लक्षद्वीप जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, इसके क्या है, कावरती। फिर आया हमारा पुडुचेरी। तो 6 पुडुचेरी है, पुडुचेरी की पुडुचेरी ही है, ठीक है, मतलब ये खुद ही यूनियन टेरिटरीज है और खुद ही इसकी कैपिटल है। तो यहाँ पर हमारा ये हाफ ईयरली का कोर्स कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आप नीचे लिख लिए हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीटेड, ठीक है, और बाकी जगह हमने जहाँ जहाँ बताया वहाँ डेट मेंशन कर दिएगा, यहाँ पर मतलब डेट मेंशन कर दिएगा। यहाँ पार्ट 7 नेक्स्ट तो हमारा अब है नहीं, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे हम। ये पार्ट 7 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 27 पर। यहाँ पर भी पार्ट 7 डेट यहाँ पर भी, और पार्ट 7 हमारा 25 पे भी, ये भी हमारा पार्ट 7 में है और ये भी हमारा पार्ट 7 में है। और स्टार्ट कहाँ से हुआ था हमारा, इंडियन सोब्रिके मैंने बताया था किसे कहते हैं, निक नेम, एक स्पेशल नेम दिया जाता है किसी जगह को, तो उसे हम कहते हैं सोब्रिके। लिखा जाता है सोब्रिकेट्स, मगर पढ़ा जाता है सोब्रिके, ठीक है। पेज पार्ट नंबर 7 यहाँ से स्टार्ट है हमारा 23 से, और यहाँ लास्ट में हमारा पेज 27 पे हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ साथ हमारा हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ लिख लिया हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीटेड। एक बार आपको सिलेबस दिखा देते हैं, ठीक है, रिकॉल करा देते हैं इसे, फिर सिलेबस में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पिछली बार जो हम PA फर्स्ट में आपको जो हमने बताया था सिलेबस, यानी 1 से लेकर 14 तक, ये चैप्टर अब आपको पढ़ने नहीं है, ये भी नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना इसमें से, ये कुछ नहीं आएगा, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने नहीं है। आप यहाँ तक चैप्टर नंबर 14 तक टेस्ट दे चुके हैं, इसलिए ये चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। अब आपको क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और चैप्टर नंबर 27, बस यही पढ़ने हैं। कहाँ तक, 27 तक, और कहाँ से, 15 से। और कितने पार्ट में हमने इसे डिवाइड किया है,
हमने 15 से 18 तक पढ़ाया था आपको पार्ट 5 में, यानी एक पार्ट ये हो गया। फिर पार्ट 6 हमने पढ़ाया था 19 से चैप्टर नंबर 22 तक, ठीक है, पार्ट 6 दूसरा पार्ट ये हो गया। फिर तीसरा पार्ट था हमारा पार्ट 7, इसमें हमने पढ़ाया, आज जो हमने पढ़ाया है चैप्टर नंबर 23 से कहाँ तक, 24, 25, 26 और लास्ट हमने पढ़ाया चैप्टर नंबर 27। यहाँ पर हमारा हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमें कितने पार्ट करने हैं, मतलब आपको कितने पार्ट तैयार करने हैं एग्जाम के लिए, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, 15 चैप्टर से चैप्टर नंबर 26 और एक यहाँ 27 तक, यहाँ पर आपका हाफ ईयरली का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट हमारा हाफ ईयरली तो कंप्लीट हो गया, तो अब नेक्स्ट सिलेबस पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।